अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है यूनिट नंबर 5। तो आज हम यूनिट 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 5 में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये ग्रेविटेशनल लॉ या ग्रेविटेशन का कानून, ग्रेविटेशन का कानून जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम हमेशा देखते हैं वो ये देखेंगे कि ये कानून जो है वो हमसे बयान क्या करता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है या इसका बयान क्या है। तो आइए सबसे पहले इसका बयान देखते हैं। इसका बयान ये है कि कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ एक कुव्वत के साथ खींचता है जो उनके मासेस के हासिल ज़रब के रास्त मुतनासिब और उनके मरकज़ के दरमियान फासले के मुरब्बे के बिलअक्स मुतनासिब होती है। वो कुव्वत जो है वो इसके बराबर होती है। तो ये हमारे पास बयान है कि कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ एक ख़ास कुव्वत से खींचता है, एक ख़ास फोर्स से खींचता है, और वो फोर्स उन दोनों अजसाम के मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रास्त मुतनासिब और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के बिलक्स मुतनासिब होता है। इस कानून को समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह है कि कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, ये पहली बात हो गई। और ये जो कशिश की कुव्वत है ये इनके मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रास्त मुतनासिब, नंबर 2 हो गई, और इनके दरमियान फासले के मुरब्बे के बिलक्स मुतनासिब होती है। तो बुनियादी तौर पर ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बहस करेंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या चीज़। अभी फर्ज कर लें एक मास ये है और एक मास ये है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कशिश करते हैं, इनके दरमियान कशिश की कुव्वत होती है। ये दोनों अजसाम अपने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन ये कशिश की कुव्वत इतनी छोटी है और हमारी इस दुनिया के में और इतनी फोर्सेस आसपास हैं कि इस फोर्स का असर जो है वो हमें इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। दूसरी बात, हम इसको एक समझते हैं कि फ़र्ज़ कर लें एक जिस्म हमारे पास ये है, ठीक है, ये जिस्म फ़र्ज़ कर लें ए है, एक दूसरा जिस्म है जिसका सेंटर पॉइंट ये है, ये जिस्म बी है। अभी क्या होगा कि इस कानून के मुताबिक ये ए जिस्म बी को अपनी तरफ खींचेगा और बी जिस्म जो है वो ए को अपनी तरफ खींचेगा। इन दोनों के दरमियान जो है ये कशिश की कुव्वत होगी और इनके दरमियान जो कशिश की कुव्वत है वो इनके मासेस के हासिल ज़रब के बराबर होगी। जैसे फ़र्ज़ कर लें इसका मास जो है वो 2 kg है, इसका मास भी 2 kg है, तो इसका मतलब यह है कि 2 को 2 से ज़रब देंगे, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हासिल ज़रब की। हासिल यानी जो जवाब आएगा, ज़रब का जो जवाब आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर देखें 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 अगर 8 हो जाएगा कशिश की कुव्वत और ज्यादा होगी, 8 अगर 16 हो जाएगा और ज्यादा कशिश की कुव्वत होती जाएगी। इसी तरीके से अगर 16 जो है वो 16,000 हो जाएगा तो इनके दरमियान कशिश की कुव्वत उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। जितनी आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, जितनी ज्यादा आप इसकी मास बढ़ाते जाएंगे और उस मास को आप ज़रब देने के बाद जो जवाब आएगा वो जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, वो जो कशिश की कुव्वत है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये कानून का
दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट बहुत इजी है, हर एक चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। वो एक अलग बात है कि उनके दरमियान बाज़ औक़ात फोर्स इतनी कम होती है कि हमें महसूस ही नहीं होता, बाज़ औक़ात फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि हम जो है उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे ज़मीन और सूरज के दरमियान कशिश है, इस कशिश की वजह से उसकी गिर्द गर्दिश कर रही है। तो हर जिस्म अपनी दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है। दूसरी बात की तरफ आते हैं, इनके दरमियान मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रास्त मुतनासिब होगा। जितना ज़्यादा मास होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा इनके दरमियान कशिश की कुव्वत बढ़ती जाएगी। जैसे ये दो पेन हैं, इन दो पेन के दरमियान शायद इतनी कशिश ना हो क्योंकि इनके मासेस कम है, लेकिन सूरज और चांद को देख लें, सूरज ज़मीन और जो है वो चांद को देख लें या सूरज और ज़मीन को देख लें, ये बहुत बड़े अजसाम हैं, इनका मास बहुत ज़्यादा है। तो इस मास के ज़्यादा होने की वजह से इनके दरमियान कशिश की कुव्वत भी ज़्यादा है, और ये दोनों मासेस कम हैं, इसलिए इनके दरमियान कशिश की कुव्वत भी कम है। दूसरी बात, तीसरी बात जो यहाँ पर आती है वो ये है कि इनके मरकज़ के दरमियान फासले के मुरब्बे के बिलक्स मुतनासिब है। ये इस जिस्म बी का मरकज़ है, ये जिस्म ए का मरकज़ है। इनके दरमियान जितना फासला है, फर्ज कर लें इनके दरमियान फासला ये है, फासला इनके दरमियान फर्ज कर लें 2 मीटर आ जाता है। हम इसका मुरब्बा ले लेते हैं, 2 का मुरब्बा हमारे पास आ जाता है 4। तो ये 4 जो है मीटर फर्ज कर लें, मीटर का जो है ये आ जाएगा इन दोनों के दरमियान फासला। तो जितना आप फासला बढ़ाते जाएंगे उनके दरमियान कशिश की कुव्वत कम होती जाएगी। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि आप 2 मकनातीस हैं, फर्ज कर लें ये 2 मकनातीस हैं, आप इनको करीब लाएंगे एकदम चिपक जाएंगे, लेकिन जितना आप इनके दरमियान को दूर करते जाएंगे ये यहाँ पर खड़े एक दूसरे को नहीं चिपकेंगे, इसलिए क्योंकि इनके दरमियान फासला जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो अगर फासला ज़्यादा होता जाएगा तो उनके दरमियान कशिश की कुव्वत कम होती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप फासला कम करते जाएंगे उनके दरमियान कशिश की कुव्वत जो है वो और ज़्यादा होती जाएगी। फासला बढ़ाते जाएंगे कशिश की कुव्वत कम होती जाएगी, फासला कम करते जाएंगे कशिश की कुव्वत ज़्यादा होती जाएगी। तो ये है ग्रेविटेशन का कानून, जिसकी स्टेटमेंट या बयान ये है कि कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, जो उनके मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के, उनके सेंटर, उनके मरकज़ के दरमियान फासले के मुरब्बे के बिलक्स मुतनासिब होता है। आए हम इसकी हिसाबी शक्ल देखते हैं कि इसकी हिसाबी शक्ल क्या होगी। इस कानून को हम हिसाबी तौर पर जो है वो किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका बयान पढ़ा था, ये बयान इसका हो गया। अभी हम इसकी तरफ आते हैं हिसाबी शक्ल की तरफ। पहली सूरत देखते हैं। पहली तो हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, इट्स ओके। दूसरी चीज है कि हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक फोर्स के साथ खींचता है जो उनके मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फर्ज कर लें ये हमारे पास जिस्म जो है वो m1 है और ये जिस्म जो है वो m2 है। इनके दरमियान जो कशिश की कुव्वत है उसको हम F के जरिए जाहिर करते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F रास्त मुतनासिब है m1 और m2 के। F1 m1 और m2 के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनके दरमियान कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये ज़रब खा रहे हैं, तो उनके हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक मिकदार ज़्यादा होगी, दूसरी भी ज़्यादा होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि इनके दरमियान फासले के मुरब्बे के बिलक्स मुतनासिब है। फर्ज कर ले इनके दरमियान जो ये फासला है इसको हम r के जरिए जाहिर करते हैं, तो फोर्स जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके दरमियान फासले के मुरब्बे के। फासला इनके दरमियान r है, उसका मुरब्बा हम ले लेंगे तो r का मुरब्बा या r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके दरमियान जो ताल्लुक है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक है, बिलक्स मुतनासिब का ताल्लुक है, जिसमें ये होता है कि एक कीमत बढ़ती है तो दूसरी कीमत कम हो जाती है। अगर एक कीमत को हम बढ़ाते जाएंगे दूसरी कीमत उसी के मुताबिक जो है वो कम होती जाएगी। इस तरह का ताल्लुक अगर दो मिकदारों के दरमियान होता है
दो तबई मकदारों में अगर इस तरह का ताल्लुक है कि एक तबई मकदार बढ़ रही है और दूसरी तबई मकदार कम हो रही है, तो इस तरह के ताल्लुक को हम कहते हैं, ये ताल्लुक जो है वो बिलअक्स मुतनासिब का ताल्लुक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी हम क्या करते हैं कि इन दोनों मसावातों को हम यकजा कर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा F प्रोपोर्शनल है M1 M2 ज़रब 1/R का मुरब्बा। इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो F बराबर हो जाता है, F प्रोपोर्शनल है M1 M2 तक़सीम R का मुरब्बा। अभी बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ये वाला जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करके बराबर का साइन लगाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना लाजमी है। वो इसलिए क्योंकि हम मसावातों को जब हल करते हैं तो वो बराबर के निशान के ही मदद से हम उनको हल करते हैं, जबकि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये कहीं भी जो है इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को या तनासुब की जो अलामत है उसको ख़त्म करके हम बराबर का निशान लगाएंगे। जब बराबर का निशान लगाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना जो है वो लाजमी है। हम यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाते हैं G या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं, और यहाँ पर M1 M2 तक़सीम R का मुरब्बा, ये हमारे पास जो है वो न्यूटन का ग्रेविटेशनल के कानून की मसावात जो है वो बन जाती है कि F बराबर है G M1 M2 बटे R का मुरब्बा। अभी ये जो G की कीमत है, इस G की कीमत को मालूम करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिसने जो है बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर। टॉर्जन उसके पास एक ऑपरेटस था। इस टॉर्जन बैलेंस को इस्तेमाल करते हुए, टॉर्जन ऑपरेटस को इस्तेमाल करते हुए वो साइंसदान टॉर्जन जो था उसने G की कीमत मालूम की। वो टॉर्जन की डायग्राम जो है वो आपके बुक में भी है। जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो टॉर्जन ऑपरेटर्स जो है उसको डिटेल के साथ हम देखेंगे। तो यहाँ पर यह है कि टॉर्जन ने जो है वो G की कीमत मालूम की थी और G की कीमत आई थी 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर का मुरब्बा फी किलोग्राम का मुरब्बा, ये जो है इसकी कीमत आती है। अभी इतना लंबा चौड़ा यूनिट जो है वो इसका आ गया, तो ये लंबा चौड़ा यूनिट कैसे आया, इसको हमने इसी फॉर्मूले के ज़रिए जो है वो निकाला है। कैसे निकाला? हमने G को यहीं रहने दिया, ये G को यहीं रहने दिया और हम बाकी सब कीमतों को उठाकर दूसरी तरफ ले गए। यहाँ पर M1 है, ये इसके साथ ज़रब खा रहा है, तो यहाँ पर आएगा तो तकसीम हो जाएगा, M1 M2 आ जाएगा। ये R का मुरब्बा जो है यहाँ तकसीम हो रहा है, इधर आएगा तो ये ऊपर जाकर ज़रब खा जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पर इसकी यूनिट्स लिखेंगे। जैसे फोर्स का यूनिट जो है वो हमारे पास न्यूटन है, जो डिस्टेंस का यूनिट है या फासले का यूनिट है वो मीटर है। यहाँ पर मुरब्बा है तो यहाँ पर भी मुरब्बा आ जाएगा। फिर उसके बाद तकसीम हो रहा है, M1 का यूनिट भी किलोग्राम है, मास का यूनिट किलोग्राम है, दूसरा के मास का यूनिट भी किलोग्राम होगा, तो ये आ जाएगा किलोग्राम का मुरब्बा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर का मुरब्बा फी किलोग्राम का मुरब्बा। इसको यूं भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर का मुरब्बा फी किलोग्राम का मुरब्बा। ये तीनों जो हैं वो एक तरह के एक्सप्रेशंस हैं। इन तीनों को जो है वो हम एक ही तरीके के साथ जाहिर करते हैं। अभी आते हैं हम एक और अहम टॉपिक की तरफ, एक और अहम चीज़ की तरफ, और वो है कि न्यूटन के तीसरे कानून और ग्रेविटेशन का जो कानून है इसके दरमियान क्या ताल्लुक है। इस ताल्लुक को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुक किस किस्म का है। अभी न्यूटन का जो तीसरा कानून है वो जब हम पढ़ते हैं
تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. عمل اور رد عمل دونوں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، لیکن سمت میں مخالف ہوتے ہیں. ابھی اسی چیز کو جو ہے وہ ہم یہاں پر پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی فرض کر لیں کہ یہ ہمارے پاس دو اجسام ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. ایک جسم ہمارے پاس M1 ہے، A کے ذریعے بھی ہم نے اس کو ظاہر کیا، اور دوسرا جسم جو ہے وہ ہمارے پاس یہ A اور یہ B، دو اجسام ہیں ہمارے پاس. ابھی کیا ہوگا کہ یہ جو جسم A ہے، جسم A کیا کرے گا یا M1 کیا کرے گا؟ اس کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک فورس لگائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ فورس لگ رہی ہے اس کو، اور اس کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے یہ فورس لگا رہا ہے. یہ فورس کس کے اوپر لگا رہا ہے؟ اس کے اوپر لگا رہا ہے اس کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو جسم ہے یہ بھی ایک فورس لگا رہا ہوگا اور اس جسم کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوگا. ابھی یہ M1 جو فورس لگا رہا ہے یہ B2 کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے لگا رہا ہے. B یا جو M2 ہے یہ فورس لگا رہا ہے A کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے. تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ فورس جو ہے یہ ہمارے پاس ایکشن ہے، تو اس فورس کا جو یہ والی فورس بنتی ہے یہ اس کا ری ایکشن ہو جاتا ہے. تو ایکشن اور ری ایکشن دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں لیکن سمت میں مخالف ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اس گریویٹیشن کے قانون میں جو عمل کر رہا ہے وہ نیوٹن کا تیسرا قانون بھی عمل کر رہا ہے کہ یہ جسم اس جسم کو کھینچنے کے لیے اپنی طرف فورس لگا رہا ہے، یہ جسم اس جسم کو کھینچنے کے لیے اپنی طرف فورس لگا رہا ہے. یہ دونوں فورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فورس ہے یہ زیادہ طاقتور جو ہے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور یہ زیادہ قوت کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو فورس ہے یہ نان کانٹیکٹ فورس ہے، غیر متصل فورس ہے. یہ جو فورس ہے غیر متصل فورس ہے جس کو ہم کہتے ہیں نان کانٹیکٹ فورس. کانٹیکٹ جیسے متصل ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا. تو یہ ایک ایسی فورس ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں رہے ہیں، مل نہیں رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ قوت لگا رہے ہیں، پھر بھی یہ چیز کو ایک جسم دوسرے جسم کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ فورسز جو ہیں وہ غیر متصل ہیں. گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ ایک غیر متصل فورس ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کے ساتھ جڑ نہیں جاتی ہے، بلکہ ہمیشہ یہ فورس جو ہے وہ ان کے درمیان رہتی ہے. ابھی یہ جو گریویٹیشن کی جو فورس ہے یہ ہمیں عام زندگی میں بھی بہت زیادہ دیکھنے میں ملتی ہے. کیسے؟ جیسے فرض کر لیں یہ زمین ہے، زمین ایک جسم ہے، اور یہ جو مارکر ہے جو میرے ہاتھ میں ہے یہ دوسرا جسم. زمین ایک جسم ہو گیا، یہ دوسرا جسم ہو گیا. جب میں اس کو چھوڑتا ہوں یہ زمین اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ان دونوں چیزوں کے درمیان جو ہے وہ کشش کی قوت ہے، گریویٹیشنل فورس ہے. اگر گریویٹیشنل فورس نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی زمین جو تھی یہ اس مارکر کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، کیونکہ یہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، جو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان گریویٹیشنل فورس ہے، اور یہ اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اس جسم کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. آئے بڑھتے ہیں آگے اور کیا کرتے ہیں کہ جو ایک دو مثالیں ہیں آپ کی بک میں دی گئی ان مثالوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بڑھتے ہیں آگے اور مثال کو حل کرتے ہیں. سب سے پہلی مثال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 5.1. مثال نمبر 5.1، صفحہ نمبر ہے 123. صفحہ نمبر 123 کے اوپر مثال نمبر 5. دو لوہے کے کرے جن میں ہر ایک کا ماس 100 کلو گرام ہے ایک دوسرے سے 10 میٹر کے فاصلے پر ہیں. ان کے درمیان گریویٹیشنل فورس کی قیمت جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے. بڑھتے ہیں اس سوال کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دو کرے ہیں، ایک کرہ یہ ہے ہمارے پاس، دوسرا کرہ یہ ہے ہمارے پاس. اس کرے کا جو ماس ہے
وہ ہے 100 کلو گرام اور اس کرے کا ماس بھی 100 کلو گرام ہے۔ ان دونوں کے سینٹر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہے 10 میٹر۔ 10 میٹر کے فاصلے پر یہ پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ گریویٹیشنل فورس کتنی ہے۔ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈیٹا اس کا نکالیں گے۔ جو ڈیٹا ہمیں پرووائڈڈ ہے، ڈیٹا گیون، جو ڈیٹا دیا گیا ہے اس کو ہم نکالیں گے۔ تو M1 برابر ہے M2 برابر ہے 100 کلو گرام، اور جو ہے ان دونوں کے درمیان فاصلہ 10 میٹر کے برابر ہے۔ ہم نے گریویٹیشنل فورس معلوم کرنی ہے۔ جی کی قیمت کا ہمیں پتا ہے 6.673 ضرب 10 کی طاقت -11 نیوٹن میٹر کا مربع فی کلو گرام کا مربع۔ یہ چیز ہمیں دی گئی ہے۔ ہم کیا کریں گے کہ فارمولا لکھیں گے اور ان چیزوں کی جو ویلیوز ہمیں دی گئی ہیں اس کو ہم اس کے اندر پٹ کریں گے۔ جیسے F برابر ہے G M1 M2 بٹے R کا مربع۔ اس میں چیزوں میں قیمت ڈالیں گے۔ G کی قیمت ہمیں دی گئی ہے 6.673 ضرب 10 کی طاقت -11 ضرب 100 M1 ضرب 100 تقسیم یہ ہے 10 کا مربع۔ F برابر ہے اس کو مزید حل کریں گے اور مزید حل کرنے کے بعد کریں گے 6.673 ضرب یہ ہم کیا کر لیتے ہیں، یہ آ جاتا ہے 10,000 تقسیم 10 کی طاقت ضرب 10 کی طاقت -11 ضرب 1000 10 دہایا 100۔ تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اس کا اشاریہ یہاں پر ہے، اس کو 1 2 3 اور 4 پوزیشن تک پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ 6.673 ضرب 10 کی طاقت -11 ضرب 1، ابھی یہ 1 ہو گیا، 1.0 ہو گیا۔ ہم اشاریے کو یہاں 4 قدم لے کر آئے ہیں، پیچھے کی طرف لے کر آئے ہیں، تو 10 کی قیمت ہو جائے گی 4۔ تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے، تقسیم 100 کر دیں گے۔ اس 100 کو اوپر بھی لے کر جا سکتے ہیں ہم۔ F برابر ہے 6.673 ضرب 10 کی طاقت -11 ضرب 10 کی طاقت، یہ جو 4 ہے یہ یہاں پر آ جائے گا، جمع 4 آ جائے گا۔ اس کو جب ہم اوپر لے کر آئیں گے، چلیں اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، سٹیپ بائی سٹیپ سولو کرتے ہیں تاکہ ایزی ہو جائے۔ 3 ضرب 10 کی طاقت کتنی ہو جائے گی، 4 میں سے 11 گئے تو باقی بچ جاتا ہے 7 -7۔ ابھی یہاں پر ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں، 10 کی طاقت 2 ہے، 2 صفر ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2۔ ابھی یہ 2 جب اوپر آئے گا تو کیا بن جائے گا، ضرب 10 کی طاقت -2 بن جائے گا۔ تو یہ جو ہمارے پاس آ جائے گی F کی قیمت، F برابر آ جائے گا 6.673 ضرب 10 کی طاقت -9 نیوٹن۔ یہ اس کی قیمت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کی قیمت کو جو ہے وہ بآسانی ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ دو اجسام کے درمیان جو کشش کی قوت ہوتی ہے اس کو آسانی کے ساتھ اس طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اگلی مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورج اور زمین کے ماسز بالترتیب 1.989 ضرب 10 کی طاقت 30 کلو گرام اور 5.974 ضرب 10 کی طاقت 24 کلو گرام ہے۔ گریویٹیشن فورس معلوم کریں، جبکہ سورج کا فاصلہ 1.496 ضرب 10 کی طاقت 8 کلومیٹر ہے۔ ابھی یہ مثال جو ہے یہ 5.2 ہے، 5 اس کو مٹا دیتے ہیں۔ مثال نمبر ہے جی ہمارے پاس 5.2۔ اس میں کہہ رہا ہے یہ زمین ہے اور یہ سورج ہے۔ ابھی ان کے درمیان جو قیمتیں ہیں ان کی وہ ہمیں دی گئی ہیں، ان کے ماسز ہمیں بتائے گئے ہیں، ان کے جو سینٹر ہے ان کے درمیان فاصلہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کے درمیان کشش کی قوت کتنی ہے۔ تو آئیں آگے بڑھتے ہوئے بغیر دیر کیے ہوئے ہم ڈائریکٹ اس کا ڈیٹا نکال لیتے ہیں۔ ڈیٹا میں زمین اور سورج اور زمین، یعنی سورج ایم ایس کر دیں گے سن،
मास ऑफ द सन बराबर है 1.989 ज़रब 10 की ताकत 30 किलोग्राम। ME मास ऑफ द अर्थ, जमीन का मास, हम इसको कर देते हैं और वो हमारे पास आ जाता है 5.974 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। और उसके बाद जो इनके दरमियान फासला है R हमारे पास है 1.496 ज़रब 10 की ताकत 8 किलोमीटर है। हम इसको मीटर में तब्दील करेंगे और इसके साथ कर देंगे 1.496 ज़रब 10 की ताकत 8 ज़रब 10 की ताकत 3, 8 और 3 हो जाएंगे 11, 496 ज़रब 10 की ताकत 8 और 3 11 मीटर। तो हमने किलोग्राम को क्या कर दिया, मीटर में तब्दील कर दिया। अभी हम क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत, जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो हमारे पास है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर का मुरब्बा फी किलोग्राम का मुरब्बा। अभी ये हमारे पास M1 भी हम इसको कह सकते हैं, इसको M2 भी कह सकते हैं, इस तरीके के साथ भी इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है F बराबर है M1 M2 G M1 M2 तक़सीम R का मुरब्बा, या हम यूं भी लिख सकते हैं G MS ME बराबर तक़सीम R का मुरब्बा। इसमें अभी हम इसकी कीमतें डालेंगे और कीमतें डालने के बाद जो है हम इसको मज़ीद आगे हल करेंगे। जैसे F बराबर है, सबसे पहले किसकी कीमत लिखेंगे, G की कीमत लिखेंगे जो है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। फिर लिखेंगे MS की कीमत जो कि है सन का मास 1.989 into 10 raised to the power 30, 1.98 ज़रब 10 की ताकत 30। फिर उसके बाद ME जमीन का मास है जो है 5.97 ज़रब 10 की ताकत 24 तकसीम कर देंगे और इनके दरमियान फासला लिखेंगे जो कि है 1 R की कीमत, ये R की कीमत है, R की कीमत हमें दी गई है 1.496 ज़रब 10 की ताकत -11। नहीं, मनफी कितना है, सिर्फ 11 है, इसकी ताकत 11 के करीब है, मनफी नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इस पोजीशन के ऊपर आकर इस 10 की ताकतों को छोड़कर बाकी हम सबको ज़रब दे देंगे और ज़रब देने के बाद जो है हम इसको मज़ीद देखेंगे कि कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। तो चलें इनको ज़रब देते हैं। सबसे पहले हम ज़रब देंगे 6.673 ज़रब 1.989 ज़रब हम देंगे 5.97 को। 5.97 को जब हमने ज़रब दिया तो कीमत हमारे पास आ जाती है 79। F बराबर है 79.23 ज़रब 10 की ताकत कितनी है, हम इन सब को एक जगह लिख लेते हैं, जमा वालों को एक जगह लिख लेते हैं, मनफी वालों को एक जगह लिख लेते हैं, जमा 24 कर लेते हैं, तकसीमे इसका मुरब्बा मालूम करते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हम इसकी ताकत को जो है वो 2 से ज़रब देंगे मुरब्बा मालूम करते वक्त, जबकि ये नंबर जो है इसको उसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1.496 ज़रब 1.496, ये जवाब हमारे पास आ जाता है 2.23 ज़रब 10 की ताकत 11 है, 11 को हम कर देंगे 11 दूना 22 कर देंगे, तो F बराबर आ जाएगा। अभी इन दोनों ताकतों को जमा करेंगे जो आ जाएगा 79 को हम क्या कर लेते हैं कि इसके ऊपर तकसीम कर देते हैं और ये जो चलें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए समझना भी। ये हो जाएगा 30 और 40 50 54 हो जाएंगे,
54 के साथ हम लिख देंगे -11 तक़सीम 2.23 ज़रब 10 की ताकत 22। अभी आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे कि 54 में से 11 माइनस कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि हम 79.23 को 79.23 को तकसीम करेंगे किसके ऊपर, 2.23 पर। ये जवाब हमारे पास आ जाएगा 35.53 ज़रब 10 की ताकत, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 43। अभी क्या करेंगे कि ये 22 जो है यहाँ नीचे बटे के निशान के नीचे है, इसको ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, मनफी हो जाएगी, -22 हो जाएगी। जब हम इसको करेंगे सवाल को तो f बराबर आ जाएगा 35.53 ज़रब 10 की ताकत 21 आ जाएगी हमारे पास इसका जवाब। अभी हम क्या करेंगे, इस इशारिया को उठाकर आगे लेकर जाएंगे, इसलिए क्योंकि जो 10 की ताकतों में हम चीज़ें लिखते हैं उसमें इशारिया से पहले एक ऐसा जो है वो हिंसा होना चाहिए जिसकी कीमत 0 ना हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पहला कानून है। और दूसरा इसका रूल ये है कि इशारिया से पहले सिर्फ एक अदद होना चाहिए, सिर्फ एक अदद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इशारिया को एक पॉइंट उधर लेकर जाएंगे, 3.55 ज़रब 10 की ताकत, अभी हम एक इशारिया को उधर लेकर गए हैं, 35 को हमने छोटा करके 3.5 कर दिया, तो हम क्या करेंगे कि एक जो है वो जमा लिखेंगे। अगर हमने इसको बढ़ाया होता तो हम मनफी लिखते। अभी हम इसके साथ लिखेंगे ज़रब 10 की ताकत 21, तो f बराबर हो जाएगा 3.55 ज़रब 10 की ताकत 22 न्यूटन। इतनी ज़्यादा जो है वो इसके दरमियान फोर्स होगी जो हम यहाँ पर देखेंगे, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो 3.55 ज़रब 10 की ताकत 22 न्यूटन होगी। अभी जो चीज़ समझने वाली थी, जो चीज़ समझाने वाली थी, अभी हम उस चीज़ की तरफ आते हैं और वो चीज़ नहायत ही अहम है जो आपको समझनी चाहिए, जिसके बारे में आपको इदराक होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। एक मास हमारे पास यहाँ पर था जिसका मास 100 किलोग्राम था, इस दूसरे जिस्म का मास भी 100 किलोग्राम था। इनके दरमियान जो फोर्स आ रही थी, जो इनके दरमियान कुव्वत आ रही थी, वो हमारे पास आ रही थी F बराबर है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -9। कीमत इसकी -9 में आ रही थी। इतनी ज़्यादा कम जो थी वो इनके दरमियान कुव्वत थी, क्योंकि इनके मासेस जो थे वो कम थे, कुव्वत भी कम है। देखिए माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि कुव्वत कम है। मासेस 100 किलोग्राम के हैं, कीमत इनकी जो आ रही है 6.67 ज़रब 10 की ताकत -9 आ रही है। एक जमीन है और सूरज है, दोनों के मासेस बहुत ज्यादा है। देखें एक का मासेस 1.989 ज़रब 10 की ताकत 30 ज़रब 10 की ताकत 24, यानी इतने इसके आगे जो है वो 0 है। इतनी ज्यादा जो है वो इसकी कीमत है। जब इसकी कीमत इतनी ज्यादा है तो इसके दरमियान जो फोर्स होगी, जो कशिश की कुव्वत होगी, वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये देखें इतनी ज्यादा जो है 3.55 ज़रब 10 की ताकत 22, इतनी ज्यादा जो है वो इनके दरमियान कशिश की कुव्वत है। तो जैसे जैसे मासेस ज्यादा होते जाते हैं, इनके दरमियान कशिश की कुव्वत भी ज्यादा होती जाती है। और ये सूरज और जमीन की कशिश की वजह ही है कि ये जमीन जो है ये सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है, और ये गर्दिश जो है इस कशिश की कुव्वत की वजह से कर रही है। सूरज और ज़मीन दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती रहती है और उसके मदार से बाहर नहीं निकलती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, आप इसको समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।